श्रोताओं नमस्कार। शुभ संध्या। कल यानी अप्रैल महीना की 13 तारीख उड़ीसा के लिए एक यादगार दिन था। कल था उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की 74वीं स्थापना दिवस और इसी के साथ कल यानी अप्रैल 13 तारीख को ही उड़ीसा राज्य सचिवालय की कन्वेंशन सेंटर में एक महत्वपूर्ण बैठक की आयोजन की गई। ये बैठक आयोजन की गई थी केंद्र सरकार की महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से। केंद्र सरकार के महिला और बाल कल्याण विभाग के राष्ट्र मंत्री श्रीयुक्त महेंद्र मुंजपारा और विभागीय सचिव श्रीयुक्त इंदिवर पांडे की सदैव उपस्थिति में यह एक दिवसीय जोनल बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत के 6 राज्य यानी ओडिशा, बिहार, बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंग और अंडमान निकोबार के महिला और बाल कल्याण विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी, कुछ हिताधिकारी और जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी बैठक हुई। इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। कैसे महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, महिला की उन्नति किया जा सकता है, कोरोना परवर्ती काल में कैसे हम बच्चों की सेहत में, बच्चों की पोषण में, बच्चों की खुशहाल बचपन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्र मंत्री महेंद्र मुंजपारा और विभागीय सचिव ने अनेक प्रश्नों का जवाब दिया और जो शंकाएं थी उनको दूर किए। सम्मेलन के बाद हमने विभागीय सचिव श्रीयुक्त इंदिवर पांडे जी से व्यापक से चर्चा किए। सम्मेलन के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में, उनकी विभाग यानी महिला और बाल कल्याण विभाग की तरफ से पूरे देश में, खासकर उड़ीसा में उनकी विभाग कैसे कार्य कर रही हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाई पोषण पर ध्यान देना है और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं महिला और बाल कल्याण विकास की, उसकी कैसे कार्यान्वयन चल रहा है और आगे की योजनाएं के बारे में। हमारे साथ है विभागीय सचिव श्रीयुक्त इंदिवर पांडे जी महोदय। सर, आपको आकाशवाणी कटक के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। सर, पहले मैं जानना चाहता हूँ, आज जो भुवनेश्वर में जोनल मीटिंग हुई उसको आप किस नज़र में देखते हैं और ये कहाँ तक फलप्रद होगा आगे वाले दिनों में? बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव मीटिंग रही हमारी। इसमें उड़ीसा की माननीय मंत्री महोदय भी शामिल थी, पश्चिम बंगाल की माननीय मंत्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो भी उपस्थित थी और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। हमारे जो 3 मिशंस हैं, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य, तीनों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव रखे जो है स्टेट्स ने। और एक और जो हमने रिव्यू किया पूरे इस पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की परिस्थिति का, तो कुल ये निकल के आई कि बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में जो स्कीम्स हैं उसमें और राज्य बहुत ही एक्टिव हैं इसको और ज़्यादा कैसे इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके और कितनी जल्दी उनकी कंडीशन और ज़्यादा बेहतर की जा सके। बिल्कुल ठीक आप बोले सर, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो जरूर हमारे आने वाले दिन बहुत बढ़िया होगा। भारत की आबादी की लगभग 68% महिला और शिशु हैं और जब तक उनके विकास नहीं होगा देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। इनकी सतत विकास कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखा जाए तो हमारे जो बच्चे हैं अभी वो हमारा भविष्य का ह्यूमन कैपिटल हैं, मानव संपदा है और उनकी जो है हमें बहुत अच्छे से देख रेख करनी है, तभी हमारा देश एक उन्नत देश होगा। इन महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का एम्पावरमेंट ये भी बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, महिलाओं के का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं अगर जो है यंग महिलाएं अगर फिट रहेंगी, सशक्त रहेंगी, तो नई जो बच्चे जो पैदा होंगे वो सशक्त होंगे और ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण की जो सब समस्याएं हैं ये दूर होंगी। तो अगर हम इन पे फोकस करके इनको हम स्वस्थ रख सकें, इनको हम शिक्षित कर सकें, तो हम देखेंगे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन, हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर रहेगा और हम बहुत जल्दी दुनिया के सबसे उन्नत राष्ट्रों की कैटेगरी में आ पाएंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी का वही सपना है कि आने वाले दिनों में हमारे देश की कैसे सबसे बेहतरीन देश होगा समग्र विश्व में। पवित्र धाम उड़ीसा में आप पधारे हैं, ये जगन्नाथ जी का धाम के नाम से विख्यात है। सचिव महोदय सर, आप कैसे देखते हैं उड़ीसा में महिला और शिशुओं की स्थिति कैसी है और यहाँ पर जो आपकी जो योजना है सब चल रही है पूरे देश में, उड़ीसा में इसका कार्यान्वयन
इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? महिलाओं और बच्चों दोनों की जो स्कीम्स हैं वो उड़ीसा में बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और यही नहीं, जहाँ तक कि उसकी फंडिंग का सवाल है, उड़ीसा ने अपनी तरफ से भी हमारी स्कीम्स के अलावा भी नई स्कीम्स चला के और बहुत अच्छे से फंडिंग की है। उड़ीसा आप याद करें तो काफ़ी जो है कुपोषण के लिए काफ़ी जो है चर्चा में रहा करता था, लेकिन अब ये देखा गया है कि हर उसमें उड़ीसा काफ़ी अच्छा कर रहा है हर इंडिकेटर में। और हमें आशा है कि जिस तरह से उनका फोकस है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर, पर्टिकुलरली जो 126 ट्राइबल ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर जिस लेवल का फोकस है उड़ीसा का, और जिस तरह से वो स्कीम्स डिजाइन की है उन्होंने, और हमारे नए जो पोषण ट्रैकर से जिस तरह से उनको डाटा मिल रहा है, और वो बहुत उत्सुक हैं कि जितना जल्दी से जल्दी पोषण ट्रैकर से उनको पूरा डाटा मिले महिलाओं और बच्चों का, ताकि वो एक टारगेटेड इंटरवेंशन कर सकें। तो काफ़ी, मैं कहूँगा पूरी टीम मुझे बहुत उत्साही लगी। और जो एनएफएचएस के रिजल्ट्स भी आए हैं उस हिसाब से देखा गया है कि उड़ीसा बहुत अच्छा कर रहा है और भविष्य में भी अच्छा करेगा। बहुत धन्यवाद। और अब एक बात है कि प्रधानमंत्री की नारा है सही पोषण देश रोशन, और पढ़ाई भी पोषण भी, ये एक नारा पूरे देश में चल रहा है अभी। इस हाल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुआकांक्षित योजना मिशन पोषण भाग 2 का शुरुआत किए हैं, और इसके माध्यम से गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाती माताओं की समुचित पोषण कैसे सुनिश्चित हो सकता है, आपके विभाग की क्या राय है? माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन जो है कुपोषण मुक्त भारत, उसमें हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं ताकि हम देश में जल्दी से जल्दी इसको हम कंट्रोल कर सकें। अभी तक हमारे पास लोकल लेवल की जानकारी नहीं होती थी कि कुपोषण किस मात्रा में है, किस एरिया में। टेक्नोलॉजी ने हमें वो रास्ता दिया है। इसके अलावा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो मिशन पोषण 2.0 में जो एक चीज़ है कि लोकल फूड और डाइटरी डाइवर्सिटी, आप देखेंगे किसी भी, पहले अगर आप देखें तो हर इलाके का, हर क्षेत्र का अपना एक लोकल फूड होता था, और वो वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से बहुत सूटेबल होता था। उसकी वजह से लोगों को क्लाइमेटिक वेरिएशन से जो बीमारियाँ वगैरह होती थी वो सब नहीं होती हैं। धीरे धीरे करके हमने अपने लोकल फूड्स को खो दिया। और डाइटरी डाइवर्सिटी मतलब जितना मिक्स करके खाना चाहिए, सीजनल वेजिटेबल खाना चाहिए, ये सब धीरे धीरे जो है लुप्त हो गई। हम फिर से उस पर फोकस ला रहे हैं। और इसके अलावा एक और जो चेंज हुआ था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि जो हमारा महिलाओं को और बच्चों को जो भोजन दिया जाता था या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता था, इसमें फोकस जो है कैलोरी और फैट पे था, केवल जो कैलोरी और प्रोटीन पे। तो इसकी वजह से एक समस्या हो रही थी कि एक जो बैलेंस डाइट थी वो नहीं थी। अब हमने जो है एनएफएसए के अंतर्गत पूरा न्यूट्रिशन एक कमेटी बनाई हुई है देश भर के जाने माने न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स को लेके, और उसके माध्यम से हम उसमें कैलोरी, प्रोटीन और साथ के साथ जो है हमारा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम देंगे। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपके मिलेट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है ये बहुत रिच होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और आप देखेंगे पहले जब ये लोग खाते थे तो एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं रहती थी और कुपोषण की भी समस्या इतनी नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। तो हमें विश्वास है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो हम इन सब चेंजेस के साथ और स्कीम का टारगेटेड इंटरवेंशन करके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को और महिलाओं को आइडेंटिफाई करके हम जो है उनको जो है अच्छी तरह से भोजन देके हम ये इंश्योर करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके देश को कुपोषण से मुक्ति दिलाई जाए। बहुत अच्छी बात बोले। थोड़ी देर पहले आपने चर्चा की मानव संपदा की, और किसी भी देश का सबसे बड़ी संपदा होती है मानव संपदा। हमारे देश की मानव संपदा की विकास में ये जो आपका मिशन पोषण भाग 2 कैसे सहायक हो सकता है? मिशन पोषण की जो नींव रखी गई वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए पोषण अभियान से रखी गई है। और पोषण अभियान का एक बहुत बड़ा अंग था कि छोटे बच्चों का, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स, कि छोटे बच्चों को क्या खिलाया जाए। तो देखा जाता है कि जब जो है बच्चे का जब कंसेप्शन होता है तब से लेके और 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 1000 दिन तो मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद के 2 साल और पहले के 9 महीने या उसके थोड़ा और पहले का टाइम। तो इसमें देखा जाता है कि अगर आप पहले 6 महीने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें और उसके बाद उसके साथ साथ उसको जो है लिक्विड्स और सॉलिड्स और उसमें क्या खिलाना चाहिए, किस मात्रा में खिलाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और ये अवेयरनेस लाई जा रही है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले 2 साल में मस्तिष्क का करीब 80% विकास होता है। अगर हम इसमें सफल होते हैं तो आप देखेंगे बच्चा जो पहले जब पैदा होगा तो वो फिट होगा। पहले से उसमें कोई जो एक अंडरवेट चाइल्ड होता है वो सबसे ज़्यादा डर होता है उसके कुपोषित होने का। तो हमारे अंडरवेट चाइल्ड जो है बंद हो जाएंगे। सेकेंडली हमारा जो होगा कि जब अंडरवेट चाइल्ड नहीं रहेगा तो उसके बाद जब हम उसको नॉर्मल खाना देंगे और उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करेंगे तो एक नॉर्मल ग्रोथ होगी उसकी। कभी भी वो बच्चा कुपोषित नहीं हो सकता है, उसके मस्तिष्क का पूरा विकास होगा। तो मानव संसाधन की जहाँ तक बात है, हम अपने देश के लिए नया मानव संसाधन जो अच्छे लेवल का प्रोड्यूस करेंगे इन फ्यूचर, अगर हम इसको करते रहें जिस तरह से इस स्कीम को। बहुत सही बात बोले आपने, क्योंकि कहा जाता है कि जिस इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है उस इमारत उतनी ही ज़्यादा टिकाऊ होती है। केंद्रीय मंत्रालय की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है मिशन वात्सल्य, जिसका उद्देश्य और लक्ष्य है देश की अनगिनत बच्चों को एक स्वास्थ्यकर, सुखद और खुशहाल बचपन देना, जो कि अब धीरे धीरे खोता जा रहा है। ये मिशन कैसे कार्य करता है और आपके मंत्रालय इसे कैसे मार्गदर्शन करता है? मिशन वात्सल्य में जो मेन चीज़ है, जो बच्चों का अभी जो जिनको संरक्षण की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है, मान लीजिए बच्चे के माता पिता नहीं है, या एक जो घर में जो कमाते हैं माँ या पिता में से कोई, उसमें से एक गार्जियन नहीं है, ऐसे बच्चों को संरक्षण और सुरक्षा देने की बहुत इम्पोर्टेंट नीड होती है। और इसके लिए एक पूरा जे एक्ट के अनुसार एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। इसके बेसिस पे इस तरह के जो बच्चे हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको जो है हम स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में, अगर मान लीजिए वो अपने किसी रिलेशन के यहाँ रहते हैं तो वहाँ पे जो है अभी तक उनको 2000 रुपये महीने मिलता था, ताकि उनके रहने खाने का जो है इंतजाम हो सके, पढ़ने का इंतजाम हो सके। और ये धनराशि अब 2000 से इस साल से मतलब 1 अप्रैल से 4000 हो जाएगी मिशन वात्सल्य में। तो पहला तो ये है कि ऐसे बच्चों को जिनको नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, ऐसे बच्चों को हम आर्थिक रूप से मदद देते हैं। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं जिनका कोई नहीं है, उनका एडॉप्शन का कोई इकोसिस्टम नहीं होता है, तो उनका एडॉप्शन कारा के माध्यम से ऐसे बच्चों का जो है एडॉप्शन, ताकि उनको एक फैमिली मिले। और फैमिली में भी हमारा उद्देश्य है कि जिस तरह से मान लीजिए जिस सोसाइटी से बच्चा आया है, मान लीजिए कि छोटा बच्चा है, बच्चा जो है उड़ीसा का है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वो कहीं जाके किसी और दूर के स्टेट में या विदेश चला जाए। हमारे जो अब इस कार्यक्रम में जिस तरह की हमने गाइडलाइंस बनाई हैं कि बच्चे को उसी के सोशियो सामाजिक उसमें जो है रखा जाए, जहाँ तक हो सके उसी राज्य में उसको एडॉप्शन पे दिया जाए, और नहीं तो आस पड़ोस के राज्य जहाँ से कि सब कुछ मिलता हो, काफ़ी कुछ उस, तो इस तरह का हम एक वो परिवेश बना रहे हैं उसमें भी। तो मिशन वात्सल्य में इसके अलावा जो बच्चे चाइल्ड केयर सेंटर में रहते हैं, जिनको मान लीजिए कि कहीं कोई नहीं है, तो वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में हैं, उनके लिए भी हम पूरा वो करते हैं, उनके रहने खाने पढ़ने की वो की जाती है। और जो सिस्टम है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का, उसमें हमने बड़ा चेंज किया है कि जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका सबका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी इसमें कि वो बच्चों को कैसे हैंडल करें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अभी तक नहीं थी, तो उनको चाइल्ड सेंट्रिक ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि वो प्रॉपरली बच्चों को हैंडल कर सकें। तो कुल मिला के हम एक जो इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं बच्चे का, ताकि कोई भी बच्चा हो जिसको संरक्षण की ज़रूरत हो, उसको उसमें किसी तरह की कमी ना हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये करोड़ों बच्चों तक पहुंचेगा कैसे? कोई मैकेनिज्म या कोई अपैरेटस ऐसा आप विकसित किए हैं क्या? आप अगर देखें तो हर जिले में अभी जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, ये एक स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और जो बच्चे मान लीजिए जो बच्चे किसी छोटी उम्र में किसी क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है। तो ये देश के हर जिले में करीब करीब सेटअप हो चुके हैं। एक आधी जो नए जिले बनते हैं उसमें ही भी केवल गैप है, अदरवाइज सारे मेन स्ट्रीम जिलों में CWC और JJP फंक्शनल है। इसके अलावा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी नंबर में है देश भर में, करीब करीब हर जिले में ऑलमोस्ट आप कहें औसतन एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जरूर मिल जाता है। जिले के लेवल पे अब हमने जो है DM को पूरा दायित्व दिया है JJ एक्ट के अमेंडमेंट के बाद, कि वो जैसे अडॉप्शन में अभी तक जुडिशरी अडॉप्शन का ऑर्डर देती थी, नए रूल्स में नए एक्ट में ये परिवर्तन किया गया है। अब ये अडॉप्शन का ऑर्डर जो है जिला मजिस्ट्रेट देंगे। पहले अडॉप्शन के टाइम में करीब 2-2 साल लग जाते थे अडॉप्शन ऑर्डर में, इसका टाइम होता है केवल 2 महीने। हम आशा करते हैं कि अब ये 2 महीने में ये ऑर्डर्स जो है वो निकल जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा बाल कल्याण के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक वो होगा। और डिस्ट्रिक्ट में DM के अंडर में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, ये पूरे देश में जो है सेटअप की जा चुकी हैं। और DCPO इस तरह के हर बच्चे का हिसाब रखता है। उसके लिए हम एक नया पोर्टल भी बना रहे हैं मिशन वात्सल्य का, कि देश में हर जिले में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको
नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, या जिन जो कि मतलब इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, जिन्होंने कोई क्राइम किया है जिसकी वजह से वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में है और जेजेबी में उनका वो हो रहा है। तो इस तरह से हमने पूरा एक सिस्टम अब तैयार कर लिया है और ये सिस्टम फंक्शनल भी है अच्छे से। फिलहाल हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी का हर बार एक ही बात बोलना है कि जब तक देश का हर महिला शिक्षित नहीं होगा, स्वावलंबी नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक हम देश उन्नति नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय की तीसरी महत्वपूर्ण योजना है मिशन शक्ति। इसके लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मिशन शक्ति देखा जाए तो ये महिलाओं की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट तीनों कंपोनेंट्स को हैंडल करती है। इसमें जैसे कि आप देखें, जहाँ तक सेफ्टी की बात है, हमने हर ज़िले में वन स्टॉप सेंटर जो है शुरू किया है। वन स्टॉप सेंटर में जो भी पीड़ित महिला है वो वहाँ पे फ़ोन करके कंप्लेंट कर सकती है और वहाँ पे उसकी काउंसलिंग की जाती है। और बहुत सारी ऐसे महिलाएं जिनका कि विवाह विच्छेद तक हो गया था और मतलब वन स्टॉप सेंटर की काउंसलिंग की मदद से जो है उनको जो है इसमें बहुत वो मिला। इनफैक्ट फैमिली रियूनाइट हो गई। वहाँ पे साइको सोशल काउंसलिंग की व्यवस्था है, मेडिकल एड की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, लीगल एड की व्यवस्था है। तो वन स्टॉप सेंटर एक जगह है जहाँ पे कोई भी पीड़ित महिला जा सकती है। वहाँ पे 5 दिनों तक का टेम्परेरी आवास की भी व्यवस्था है, अगर कोई वायलेंस से पीड़ित कोई महिला वहाँ पे जा सकती है। इसके अलावा हमारी वीमेन हेल्पलाइन है। वीमेन हेल्पलाइन जो है 181, ये जो है इसमें भी महिलाएं अपने फ़ोन करके अगर कोई समस्या होती है वो करती हैं। वीमेन हेल्पलाइन को जो है कई स्टेट्स ने ऑलरेडी लिंक भी कर दिया। हम भी जो है सेंट्रल लेवल पे इसको 112 जो कि इमरजेंसी रिस्पांस स्कीम है उसके साथ लिंक कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिए कोई पुलिस लाइक कंप्लेंट है तो उस तरफ चली जाएगी और कोई काउंसलिंग रिलेटेड कंप्लेंट है तो इसमें आ जाएगी। ये दो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। हमारी जो एम्पावरमेंट की स्कीम है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना, इसमें जो है महिलाओं को जो है जब वो पहले बच्चे के लिए 3 इंस्टॉलमेंट में पहले 5,000 रुपये मिलते थे उनको। बेसिकली कि जो बच्चों के प्रेगनेंसी के दौरान जो वो काम नहीं कर पा रही हैं और उनको घर पे जितने टाइम बैठना है, वेज कंपनसेशन और हेल्थ रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो पहले 3 इंस्टॉलमेंट में था, उसको हम इसकी गाइडलाइन चेंज करके हम इसको 2 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं और टोटल उसको महिला को 6,000 रुपये मिलेंगे पहले चाइल्ड के केस में। 5,400 रुपये हमारी स्कीम से मिलेंगे, 600 रुपये उसको जननी सुरक्षा योजना से मिलेंगे। इस तरह से हमारा टारगेट मिनिमम 50 लाख महिलाओं को साल में जो है कवर करने का है। जो दूसरे प्रेगनेंसी के उसमें देखा जाए कि अगर दूसरा बच्चा महिला का लड़की होता है तो उस केस में भी 6,000 रुपये उनको मिलेंगे और वो हम पहला वैक्सीनेशन जब हो जाएगा बच्चे का तो उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट में, सिंगल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो ये PMMVI जो है बहुत हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये भी बहुत उनको महिलाओं को एम्पावरमेंट करने में काफ़ी। इसके अलावा हमारी उज्ज्वला, स्वधार गृह और वर्किंग वीमेंस हॉस्टल, सखी निवास जो है, ये हमने ये स्कीम्स को है, इनके भी हमने गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया है ताकि आसान हो जाए इन फैसिलिटी का लोगों को यूज़ करना। जो वहाँ पे रहते हैं उनका हमें स्किल डेवलपमेंट के लिए हम टाई अप कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से। तो कुल मिला के ये तो केवल हमारी मिनिस्ट्री की हैं, पर इसके अलावा देखें स्टैंड अप इंडिया हो गई, मुद्रा योजना हो गई और अब जो है हर क्षेत्र में आप देखें तो महिलाएं हर जगह अलाउड है, किसी क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आज वो फाइटर पायलट भी बन रही हैं, आज वो NDA में भी जा रही हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि भारत का विकास अब वीमेन लेड डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ वीमेन की जगह। तो हम लोग धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम इस सपने को पूरा करने में सक्षम होंगे। बिल्कुल सही बात बोले आप श्रीयुक्त इंदिवर पांडे जी महोदय। प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा और देश को आगे बढ़ाने में महिलाएं कैसे मार्गदर्शन करेंगे। मनुस्मृति में कहा गया है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होती है, वहीं पर सारे देवता रहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे वेद पुराण, हमारा साहित्य, हमारे संस्कार में भी कहा गया है कि महिलाओं की जहाँ सम्मान होती है, जहाँ महिलाओं को श्रद्धा और सहयोग मिलती है, जहाँ पर महिला और बच्चे खुश होते हैं, वो घर परिवार खुशहाल होती है। आपको याद होगा 2020 के मार्च महीने में हम कोरोना की चक्रव्यूह में फंस गए थे। पिछले 2 साल में अनेक घर बेघर हो गए हैं, अनेक परिवार टूट गए हैं, कई लोगों की जीवन जीविका ध्वस्त विध्वस्त हो गया है।
और कई महिलाएं बेसहारा हो गए हैं। अभी लंबी 2 साल के इस भयंकर कोरोना संक्रमण की त्रासदी ने हमारे देश के करोड़ों महिलाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। क्या आपकी केंद्र सरकार की ये बहुआकांक्षित योजना मिशन शक्ति उन महिलाओं की चेहरे पर खोए हुए मुस्कान और उसकी जिंदगी में जो खुशी खो गई है उसे फिर एक बार लौटा सकती है? इसमें देखिए, केवल मिशन शक्ति की हम बात न करें, हम मिशन पोषण 2 और सक्षम आंगनवाड़ी और शक्ति दोनों मिलके, जैसे कि प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जो हमारी स्कीम है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की, आंगनवाड़ी सेंटर्स अब खुल गए हैं, वो शुरू हो रही है। जो पोषण से एक जो अभी तक उनको टेक होम राशन मिल रहा था, और टेक होम राशन में वो बात नहीं थी जो कि एक जो है मतलब जिस तरह का लेवल का मिलना चाहिए था कोविड की वजह से, उसमें भी 15-15 दिन के अंतराल में मिल रहा था। फिर एक चीज़ देखें, जो चीज़ घर में चली जाती है कई बार जो है वो मिक्स हो जाती है, सब लोग मिलके वो करते हैं। अब वो महिलाएं भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में आ रही हैं, उनको पोषण के बारे में और ज्ञान बढ़ रहा है, बच्चों की न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान बढ़ रहा है, सबसे बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो हमें लगता है कि कुल मिला के जब ये देखा जाए तो कोविड के बाद एक पॉजिटिव अब एक जो है वो आ गई है। इस बीच में सरकार ने भी जो बच्चों के जिनके माता पिता नहीं रहे उसके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की, स्टेट्स ने भी अपनी स्कीम्स की, और इसमें हर तरह की सुविधा उनको दी गई कि ताकि वो एक, दुख तो होता ही है पेरेंट्स के रहने का, लेकिन सरकार ने ऐसा एक कर दिया है सिस्टम कि एटलीस्ट किसी तरह का उनको असुविधा ना हो इस पीरियड में। तो देखा जाएगा कि हाँ, उनका फ्री राशन दिया है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि मतलब जो है कोई उतनी वो नहीं है, बट ये सबसे बड़ा हमें बेनिफिट होगा कि इन स्कीम्स के इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ जब लोग बाहर निकलेंगे, महिलाएं जब बाहर निकलेंगी, तो बहुत उनकी भी खुद की भी नॉलेज बढ़ेगी ये पोषण वगैरह के बारे में, बच्चों की जो है इम्प्रूवमेंट होगा। और एक जो सोशल मिक्सिंग बंद हो गई थी, उसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल बीमारियां हो रही थी, वो सब धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएंगे, इसके बारे में हमारा बहुत विश्वास है। केंद्र सरकार के कई मंत्रालय हैं, लेकिन उनमें से अगर हम देखें तो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय विभाग एक अति महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि माँ और शिशु दोनों जुड़े हुए हैं और ये दोनों हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। और उस विभाग की आप सचिव हैं, आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी दायित्व है देश को आगे लेने के लिए, नींव सजाड़ने के लिए। उसके सचिव के नाते आप आकाशवाणी, जो कि विश्व की सर्वबृहत गणमाध्यम है और देश की सेवा करता है, उसके अनगिनत श्रोताओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करूंगा हमारे श्रोताओं से, छोटे बच्चों को बचपन से ही जो पोषक आहार है वो आप दें। इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी अब जो है पब्लिक मीडिया में अवेलेबल है, और शुरू से ही बच्चों को एक पोषण के बारे में जो एक ज्ञान देने की ज़रूरत है। आजकल जिस तरह का मतलब जो है फास्ट फूड का क्रेज़ हुआ है, ये उस टाइम पे नहीं पता चलता है, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उसके जो है दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों को एक अच्छे खाने की उसकी आदत डालें, लोकल खाने की आदत डालें, और सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, इस तरह की आदत डालें, तो बच्चों के मानसिक विकास भी बहुत, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही हमारी जो माताएं हैं उनके केस में मैं कहना चाहूँगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो एक सपोर्ट चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए, वो एक अच्छे वातावरण में रहें, खुशी खुशी रहें, तो उससे भी जो नवजात शिशु पे बड़ा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद वो जितनी जल्दी फिर वापस वर्क फील्ड में आ पाए, वो एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लड़कियां जितना पढ़ें, और पर्टिकुलरली कम एज में बच्चों की शादी ना करें, लड़कियों को कम से कम उतना ही पढ़ाएं, बच्चों के लड़कों के बराबर ही पढ़ाएं, क्योंकि अब लड़के लड़की का अंतर अब ख़त्म हो गया है। मेरा यही रहेगा कि लड़का हो या लड़की, दोनों को अपनी जो है संपद माने और उनका उसी हिसाब से बराबर से दोनों का पोषण करें, किसी तरह का उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत आने वाले दिनों में विश्व गुरु बने। ये जरूर बन सकता है अगर हम सब कंधे से कंधे मिलकर प्रयास करेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि अगर माँ और शिशु दोनों खुश रहें तो ये दुनिया हंसती हुई नजर आएगी। आज महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो मीटिंग हुई
उसमें बहुत सारे अच्छे चीज़ आए और सबसे खुशी लगी कि उसके माननीय सचिव श्रीयुक्त इंदिपर पांडे जी ने अपना मत व्यक्त किए और कैसे आने वाले दिनों में हम भारत को और भी सशक्त, समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं, उनका मत व्यक्त किए। सर, आकाशवाणी कटक की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।